राजनीतिक तौर पर यह हंगामा मचा हुआ है कि दरअसल आम आदमी पार्टी का कोई नेटवर्क इस देश के भीतर भी है या नहीं है। क्या वो सिर्फ दिल्ली में सिमटा हुआ है? दस्तक में आज बताएंगे। दूसरा बड़ा सवाल है, क्या 10 जनपद केंद्र रहेगा? जी नहीं, अब वो 12 तुगलक लेन की दिशा में जाने वाला है, यह भी बताएंगे। और तीसरा सवाल नरेंद्र मोदी का, जो वाराणसी पहुंचेंगे तो क्या इस बार वह वाकई हिंदुत्व का घोल भी वाराणसी से घोलेंगे और अयोध्या की तर्ज पे एक नई लकीर यूपी में नजर आएगी? दस्तक में बात आज तीनों की होगी, इसलिए बात करने का नजरिया इस बार धूम 3 का है। और इस धूम 3 के 3 चेहरे बहुत साफ तौर पर हैं। इन चेहरों का मतलब नरेंद्र मोदी है, इन चेहरों का मतलब राहुल गांधी है, इन चेहरों का मतलब अरविंद केजरीवाल है। तो धूम 3 की शुरुआत इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि 3 चेहरे झटके में नए तरीके से उभर कर आए हैं। राहुल के घर सोनिया गांधी पहली बार पहुंची और वह भी सार्वजनिक तौर पर यह बताने के लिए, जताने के लिए कि लोकपाल आप ही लेकर आए हैं। और जिस तरीके से वहां पर जमकर जटा उसने बता दिया कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने की तैयारी शुरू हो चली। मोदी बनारस में पहुंचेंगे तो जाहिर है उत्तर प्रदेश में सियासी सुगबुगाहट चलने लगी है और इन सब के बीच बनारस का मतलब बिहार पर भी प्रभाव पड़ना होता है क्योंकि पूर्वांचल की तस्वीर बिहार को भी हिलाती और डिगाती है। और इन सब के बीच केजरीवाल का नेटवर्क यानी आम आदमी पार्टी का नेटवर्क अब देश भर में फैलता चला जा रहा है। इसलिए वह राजनीतिक जल जो 2014 का सपना खुद देख रहे थे, उनके लिए एक चेतावनी भी है और कहीं ना कहीं एक मुश्किल सबब भी है। तो आइए जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जिस नेटवर्क की बात आज हम कर रहे हैं वो नेटवर्क अभी तक हर को लगता है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में सिमटी हुई है। नक्शे पर देखिए, दिल्ली में दरअसल हर कोई जानता है कि 271 वार्ड में ऑफिस खुल चुका है आम आदमी पार्टी का और वहां से ये पूरी तस्वीर दिल्ली को चलाते बिगाड़ते हैं। लेकिन उसकी अगली तस्वीर क्या? पंजाब के 6 जिलों में आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। वहां पे बाकायदा डोनेशन लिए जा रहे हैं, जमा हो रही है, राजनीतिक बिसात बिछ रही है। हिमाचल प्रदेश में 2 जिलों में दफ्तर खुल चुके हैं, वहां पर भी लगातार कार्यकर्ताओं को रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। हरियाणा में 21 में से 28 जिलों में पार्टी का दफ्तर है और हरियाणा के लिए ही खेमका को कहा जा रहा है जो ब्यूरोक्रेट है कि आप आइए और संभालिए। उत्तराखंड में सभी जिलों में दफ्तर खुल चुके हैं। उत्तराखंड में और खासतौर से उत्तराखंड की यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दफ्तर खुलने के साथ साथ वहां बड़ी तादाद में लोगों का जुड़ना भी जारी है और इसीलिए उत्तराखंड में जिन लोगों को जोड़ा गया उसमें 25,000 सदस्य रजिस्टर्ड हैं जो कि उत्तराखंड के हैं। नक्शे पर सिर्फ उत्तराखंड का मसला है। उत्तर प्रदेश में 5 जोनल ऑफिस खुल चुके हैं, हर जिले में दफ्तर है। खासतौर से ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में संजय सिंह आते हैं और संजय सिंह ये सियासत लगातार वहां पर बड़ा करते चल। राजस्थान में कोई दफ्तर नहीं, लेकिन 27 जिलों में घरों से लोग आम आदमी पार्टी के लिए काम लगातार कर रहे हैं। तो राजस्थान में भी है और वहां पर 30,000 सदस्य रजिस्टर्ड हो चुके हैं। झारखंड में 24 में से 17 जिलों में पार्टी का कार्यालय और आम आदमी पार्टी का कोई ऑफिस बिहार में नहीं है, लेकिन यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं रजिस्टर्ड कार्यकर्ता के तौर पर। वहाँ लगातार तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये पूरा का पूरा नजरिया अलग अलग तरीके से 10,000 से ज़्यादा सदस्य रजिस्टर्ड सदस्य वालों की संख्या जिनका नाम रजिस्ट्रेशन में किया जा चुका है, लिखा जा चुका है, जो 10 रुपये लेकर होता है। कर्नाटक में 18 जिलों में यूनिटें हैं, 12,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। कर्नाटक में भी खास तौर से जिस समय जस्टिस हेगड़े जुड़े थे उस दौर से ही काम शुरू हो गया था, आंदोलन के दौर से। महाराष्ट्र के 6 जिलों में दफ्तर हैं, 12 जिलों में घर से काम चलाया जा रहा है। और महाराष्ट्र में एक नई चीज़ देखने को मिली है कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आम आदमी पार्टी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी अब देश में धीरे धीरे अपने आप को फैला रही है और बड़ी तेजी से फैलाने की स्थिति में खुद को ला रही है, इसलिए दिल्ली में लगातार देर हो रही है। लेकिन हर के जहन में तो 2014 है। तो आइए इस 2014 की उड़ान अगर नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले भरी थी तो अब यह स्थिति 2014 मई तक आते आते क्या होगी? नरेंद्र मोदी की राजनीतिक उड़ान को राहुल गांधी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल थाम सकते हैं क्योंकि कांग्रेस चुनावी मिजाज में फिसलन पर है और राहुल गांधी लगातार मोदी के निशाने पर। लेकिन केजरीवाल के पहले राजनीतिक प्रयोग ने ही बीजेपी को सत्ता में आने से न सिर्फ रोक दिया बल्कि दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ भी आम आदमी पार्टी ने किया। लेकिन केजरीवाल को देश के स्तर पर कितना महत्व दिया जा सकता है, यह सवाल हर किसी के जहन में हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के राजनीतिक तौर तरीके और फैलते नेटवर्क को समझें
तो केजरीवाल की 3 परिस्थितियां नरेंद्र मोदी की उड़ान को थामेंगी। सोशल मीडिया, युवा और आम आदमी पार्टी का नेटवर्क, यही वो 3 मिसाल है जिसमें सोशल मीडिया का प्रभाव लोकसभा की 180 सीटों पर है। 12 करोड़ नया युवा मतदाता 2014 में वोट डालने के लिए तैयार है और लोकसभा की 125 सीट पर आम आदमी पार्टी का नेटवर्क काम करना शुरू कर चुका है। यानी जन लोकपाल आंदोलन के दौर में जिस तरह समूचे देश में राजनेताओं के खिलाफ आक्रोश उभरा था और दिल्ली उसका नर्व सेंटर रहा और दिल्ली में ही यह आक्रोश वोट में भी बदल गया, तो फिर क्या वाकई केजरीवाल की सोच वैकल्पिक राजनीति के तौर पर देश में उभर जाएगी? अगर ऐसा होता है तो मोदी के लिए 2014 सपना ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ यह भी समझना होगा कि जन लोकपाल का आंदोलन हो या आम लोगों का गुस्सा, वह कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सरकार के खिलाफ था और मनमोहन सरकार को बीजेपी भी उसी रूप में कटघरे में खड़ा करती आ रही है। इसीलिए सत्ता से आक्रोश की थ्योरी तो मोदी के खिलाफ या केजरीवाल के अनुकूल फिट बैठती नहीं। इसीलिए निर्णायक सवाल युवा वोटरों का होगा, जिनकी तादाद 2014 में सबसे ज्यादा होगी। और संयोग से राहुल का करिश्मा जहां खत्म हुआ, वहां मोदी का करिश्मा रैलियों में जागा। लेकिन अब नया सवाल यह है कि केजरीवाल के साथ पढ़ा लिखा वो युवा तबका है जो आईआईटी से लेकर मैनेजमेंट में पढ़ाई कर रहा है या फिर वहां से निकलकर नौकरशाह हो चुका है। जाहिर है ऐसे में आम आदमी पार्टी का नेटवर्क सबसे मजबूत दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में ही है, जहां देश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। और ऐसे में बीजेपी के रास्ते अगर वाकई केजरीवाल खड़े हो गए तो मोदी के लिए पीएम की कुर्सी वाकई सपना रह जाएगी। आप कह सकते हैं यह तत्काल में कहना दूर की गोटी है, लेकिन जिस तरीके से अगर केजरीवाल सिर्फ दिल्ली में बिजली पानी तक अपने को सीमित नहीं रखते हैं और वैचारिक तौर पर राजनीतिक विकल्प वाली सोच को पैदा कर देते हैं, तब तो वाकई नरेंद्र मोदी के लिए पीएम की कुर्सी सपना हो सकती है। वजह उसकी क्या है, आइए बहुत साफ तौर पर और समझे नेटवर्क का मतलब होता क्या है। दरअसल मोदी को जहां केजरीवाल से टकराना होगा, दिल्ली की 7 सीट, हरियाणा की 10 सीट, उत्तर प्रदेश की 80 सीट, कर्नाटक की 21 सीट और उत्तराखंड की 4 सीट, ये लगभग 125 सीट जो है, यहां पर बहुत शार्प तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने दफ्तर खोले हैं, कैडर काम कर रहा है, वहां पर रजिस्ट्रेशन तेजी हो रही है, हर जिले में नेटवर्क तैयार है। इसके अलावे 2 और ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कुल 180 सीट देश की ऐसी है जो सोशल मीडिया का प्रभाव जिस पर है, ये जाहिर है ज्यादातर शहरी इलाका होगा और 180 सीट उस दायरे में आती है। दूसरा बड़ा है 12 करोड़ नए युवा वोटर नरेंद्र मोदी भी लुभा रहे हैं। केजरीवाल को लेकर उनके भीतर कुछ सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन वह भी उसमें साथ कहीं जुड़ रहे हैं, तो सीधी टक्कर देने की स्थिति में ये आती है। और शायद यही वजह है कि अब नरेंद्र मोदी बहुत दिन तक खामोश रहना नहीं चाहते, इंतजार नहीं करना चाहते हैं कि दिल्ली में कब सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल कौन सा नया प्रयोग करेंगे। इससे हटके कल वो रैली करने जा रहे हैं बनारस में। बनारस का मतलब क्या होता है और वाकई कोई ऐसी लकीर वहां से खींची जा सकती है? पहले जरा इसे समझ लें, क्यों महत्वपूर्ण है बनारस और क्यों महत्वपूर्ण है यूपी बीजेपी के लिए और मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी की रैली के लिए बनारस सज रहा है। बनारस की इसी मैदान में इंदिरा भी आ चुकी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी। तो वाराणसी के राजा तालाब स्थित खजूरी मैदान में बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी भी कल दोपहर 1:30 बजे पहुंच जाएंगे। तकरीबन 80 फीट का मंच तैयार किया जा रहा है और माना यही जा रहा है कि बनारस ही नहीं, समूचे पूर्वांचल से लोग मोदी को सुनने के लिए पहुंचेंगे। तो तादाद 3 से 5 लाख तक हो सकती है। यानी बनारस की रैली लोकसभा की 14 सीट को प्रभावित करेगी। वाराणसी की जो रैली है वो 14 विधान और लोकसभा की रैली हो रही है। अब तो फिर ऐसे मंच से मोदी हर किसी को देख सके या फिर हर कोई मोदी को देख सके, व्यवस्था कुछ ऐसी ही है। लेकिन मोदी की सियासत को समझे तो बनारस से समूचा यूपी दिखाई देता है या नहीं देता है, इसके लिए थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि कई मायने में बीजेपी के लिए यूपी का नर्व सेंटर बनारस जरूर रहा है, लेकिन वह विश्व हिंदू परिषद के लिए। अयोध्या के बाद बनारस और मथुरा ही 2 नगरी ऐसी है जिसे राजनीतिक प्रयोग के दायरे में बीजेपी अभी तक लेकर नहीं आई और विश्व हिंदू परिषद लगातार अयोध्या के बाद बनारस और मथुरा का जिक्र करती रही है। और चूंकि बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा लाभ अयोध्या आंदोलन के दौर में ही हुआ, जब उसने 80 में से 57 सीटें लोकसभा की जीत ली थी, तो कई सवाल मोदी की बनारस रैली को लेकर अभी से उठने लगे हैं। मसलन, क्या वाकई अयोध्या की तर्ज पर बनारस से भी कोई हवा निकलेगी? क्या मोदी बनारस की रैली के जरिए यूपी की राजनीति में
हिंदुत्व का घोल मिलाएंगे? क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मुस्लिमों को लेकर जो सियासत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तीखी हुई है, उसमें सेंध लगाने के लिए मोदी पूर्वांचल के पिछड़ेपन को मुद्दा बनाकर सेंध लगाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। फिर मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान मुस्लिम और जाट समुदाय के संघर्ष से अजीत सिंह को सियासी नुकसान भी खासा हुआ, और चूंकि आज ही जाटों को आरक्षण देने के मुद्दे पर दिल्ली में कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी, तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस को आरक्षण नीति पर घेरने की कोशिश भी करेंगे, और जाहिर है ऐसे में पिछड़ेपन का मुद्दा भी उठेगा और उसमें हिंदुत्व का गोल भी होगा। लेकिन पहली बार बनारस रैली की खास बात यह है कि मोदी सिर्फ रैली के लिए नहीं जा रहे, बल्कि संकट मोचन मंदिर में पूजा भी करेंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, और उसके बाद वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे। यानी शहर का मिजाज मोदी के अनुकूल होता है या मोदी बनारसी मिजाज के अनुकूल कितना हो पाते हैं, इसका इंतजार करना होगा। क्योंकि बनारस अगर सांस्कृतिक तौर पर अपनी सुबह के लिए जाना जाता है, तो सियासी बिसात के लिए भी बनारस को महारत हासिल है। तो इंतजार कीजिए कल मोदी कहते क्या हैं और उसका असर यूपी में फैलता कैसा है। नीतीश कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। जी, लेकिन यहीं से एक दूसरी स्थिति शुरू होती है कि क्या बीजेपी 2014 के लिए किन किन जगहों पर आस लगाए बैठी है या निशाना टकटकी के साथ देख रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि बीजेपी की निगाहें हैं कहां पर। दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली का गड़बड़ हो गया है। ये 7 सीटें हैं, राजस्थान 25, मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ़ 11, दिल्ली नीचे आ गया, 2 बार आ गया, दिल्ली 7 है। 12 उत्तर प्रदेश 80 सीट, बिहार 40 सीट, कर्नाटक 28 सीट, हरियाणा 10 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट। वो शुरू में कर्नाटक था। बहरहाल उत्तराखंड की 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें और गोवा की 2 सीट, कुल 315 सीट लगभग है। बीजेपी का आइडिया यहां पर 200 से ज्यादा सीट उन्हें मिल जाएगी और कहीं ना कहीं निगाहें हैं। लेकिन फिर वहीं पर सवाल शुरू होता है कि अगर कांग्रेस फिसल रही है, राहुल गांधी का ऑरा खत्म हो रहा है, तो लेकिन ऐसे में तीसरा मोर्चा बने ना बने, किस रूप में बने, क्योंकि आवाज मुलायम के बाद आज जयललिता की भी आई है, वो भी सुनाएंगे आपको जयललिता क्या कह रही है। लेकिन राहुल गांधी जी अब 10 जनपद नहीं 12 तुगलक लेन 2014 के लिए नब्ज सेंटर होने वाला है। कैसे, जरा रिपोर्ट देखिए। मिशन 2014 के लिए कांग्रेस की सत्ता का गलियारा 10 जनपद से चंद दूरी पर निकलकर 12 तुगलक लेन में सिमटता दिख रहा है। अरसे पहले कांग्रेस में शुरू हुआ जिम्मेदारियों का ट्रांसफर तकरीबन पूरा होता दिख रहा है। तस्वीरें बोल रही हैं कि 4 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने के लिए और जिम्मेदारी उठाने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं। तो राहुल गांधी क्या जिम्मेदारी लेने को तैयार हो रहे हैं? इसीलिए पहली बार लोकपाल पास होने का जश्न राहुल गांधी के दिल्ली के घर 12 तुगलक लेन में मना। पहली बार सोनिया गांधी 10 जनपद से निकलकर राहुल गांधी के घर गई। पहली बार शीला दीक्षित से लेकर तमाम दिल्ली के नेता कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को उनके घर जाकर बधाई दी। और राहुल गांधी ही कांग्रेस की हार के बाद से इतने मुखर हुए हैं कि हर मुद्दे पर बोलने को तैयार हैं। तो अब सवाल सीधा है, क्या राहुल गांधी अब कांग्रेस को कंधा देने को तैयार हैं, या फिर राहुल गांधी निडर हैं और डूबती कांग्रेस को गांधी परिवार ही बचा सकता है, ये संकेत देने में लगे हैं। हालांकि कहा यह भी जा सकता है कि राहुल गांधी के अलावे कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, और सोचा यह भी जा सकता है कि सोनिया गांधी 2014 का दांव राहुल गांधी पर लगाकर डूबती कांग्रेस को भी थामने का साहस सिर्फ गांधी परिवार में ही है, ये बताना चाहती है। ध्यान दें तो राहुल गांधी की सक्रियता सिर्फ हर मुद्दे पर नहीं बढ़ी, बल्कि राहुल ने पहली बार खुले तौर पर माना कि नीतियां बनाने और टिकट वितरण को बंद दरवाजों से बाहर निकालना होगा। हमने ये प्रोसेस चालू किया है कि देखिए आस्ते आस्ते ये जो हमारे बंद कमरे हैं इनको हम खोलना शुरू करें। तो क्या राहुल गांधी मान रहे हैं कि मनमोहन सरकार के दौर में जो नीतियां बनी उसके सरोकार आम लोगों से नहीं रहे? और क्या राहुल गांधी 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर समूची कवायद इस तर्ज पर करने जा रहे हैं जहां पारंपरिक कांग्रेस बदल जाए, चाहे वो टिकटों का वितरण ही क्यों ना हो? या फिर राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ 2014 में हो ही जाएगा, तो फिर कांग्रेस को नए सिरे से मथा क्यों न जाए, जिसमें सफलता मिले तो ठीक, नहीं तो भविष्य के लिए एक नई लकीर तो खींची जाएगी। हो जो भी, लेकिन पहली बार दिल्ली में राहुल के घर पर बढ़ती हलचल ने संकेत साफ दे दिए कि अब
2014 का केंद्र 10 जनपद की जगह 24 तुगलक लेन होने जा रहा है और शायद इसीलिए हर किसी को इंतजार 17 जनवरी का है, जब एआईसीसी की बैठक होगी और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान होगा और जाहिर है गूंज राहुल गांधी की ही होगी, जिसके संकेत आज तो कम से कम दिखाई देने लगे। जी तो जहन में लिख लीजिए 12 तुगलक लेन। लेकिन सवाल हमने धूम 3 का शुरू किया तो उससे पहले बता दें उत्तराखंड का हिस्सा जो जिसमें 5 सीटें थी, इसमें 4 छुपा हुआ था 12। लेकिन धूम 3 के बाद धूम 4 भी आएगी और धूम 4 के लिहाज से देखिए एक नया चेहरा आया है, ये जयललिता का चेहरा है। कहती क्या है सुन लीजिए। The party cadres want the AIADMK to contest all the 40 seats in Tamil Nadu and Puducherry. At the same time, they have given me the power. The General Council has given me the power to decide on alliances or to take any decision in connection with the election. So I will take whatever decision is good for the party.